So we have in this particular case एक प्रोटॉन है जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में है और कैपेसिटर के प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मदद से हम प्रोटॉन के ऊपर लगने वाले फोर्स का मान निकाल सकते हैं। So we know that force on proton is F is equal to E into सोनू म्यूट करो। F is equal to E into Q, ये F का मान है और तब E का मान दिया हुआ है। Q इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस में रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम, कुछ इस तरह से। So you now know that force is E into Q 1.1 into 10 का पावर 11 न्यूटन पर कूलम into charge Q is 1.6 into 10 का पावर 9 -19 कूलम। और जब फोर्स निकल गया तो अब आप इसमें एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। एक्सीलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास एंड देन यू नो फोर्स इज 1.1 जो भी है वैल्यू, इसको नहीं निकालेंगे हम, इतना लंबा नहीं खींचेंगे। सो यहां से आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन का वैल्यू और जब आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा तो इसमें एक्सीलरेशन निकालने के बाद आपको फिर निकालना है कि यहां से प्रोटॉन नियरली 0 स्पीड से छूटा। सो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u को हम 0 करेंगे मगर एक्सीलरेशन है इसमें और इस एक्सीलरेशन के वजह से जब ये यहाँ पे टकराएगा तो ये सर्टेन वेलोसिटी v से टकराएगा ऊपर में और उस वेलोसिटी का मान हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस यदि दिया है। ये दोनों प्लेट जो है इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी दिया है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। सो मेक इट 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस दिया है। जब डिस्टेंस दिया है और एक्सीलरेशन दिया है तो टाइम वाला फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस 80 नहीं रहेगा बल्कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगा देंगे। हालांकि u का मान आपका 0 हो जाएगा और तब v स्क्वायर के आधार पे v का मान निकाल लेंगे रूट अंडर 2 into a into s। तो देखिए s का मान पुट कर दीजिएगा 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर इसका यूनिट चेंज करना होगा, 10 का पावर -3 से गुना करना होगा और a का मान आपको पता है तो इस आधार पे किस वेलोसिटी से टकराएगा वो हम निकाल सकते हैं। एनीवन हु इज कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव मी द आंसर? क्या आंसर लिखें b का? यस सर। बोलो। 2.02 into 10 to the power 8 meter per second। 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। देखो ये आंसर मैंने खुद से कैलकुलेशन नहीं किया है, बस कोई एक आंसर हमको लिखना था, नॉट श्योर, चेक कैलकुलेशन, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का आंसर है। आप लोग खुद से भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। फाइन, चलिए जो कहानी आपने प्रोटॉन के लिए किया वही कहानी आपका इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए ये सवाल कर रहे थे, सवाल बनाइएगा तो सोचिए और बताइए कि क्या चीज है जो सेम रहेगा और क्या है जो डिफर करेगा। ये बोलिए जरा हमको। सर हाँ चार्ज सर आपका फोर्स सेम रहेगा, एक्सीलरेशन चेंज करेगा। क्यों एक्सीलरेशन चेंज करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास चेंज कर जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाएगा। जी हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अलग अलग है। तो चलिए हमको बता दीजिए जरा आप लोग, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 into 10 to the power of -27 ग्राम, -27 kg। 10 का पावर -27 kg। This is mass of proton and mass of electron how much?
9 into 10 to the power of minus 31 kg. 9.1 into 10 to the power is 31. ओके 9.1 into 10 का पावर माइनस 31 kg. ओके सो मास ऑफ प्रोटॉन भी हो गया मास. और क्या चेंज करेगा? Velocity. वेलोसिटी चेंज करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि चूंकि एक्सीलरेशन चेंज हो गया. एस चेंज करेगा कि वही रहेगा? वही रह जाएगा. एस चेंज नहीं करेगा, ध्यान वही. रखिए. चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे. Yes, sir. ठीक. We have another question of nearly same concept. इसको आप लोग देखिए. हो सकता है आपको देखने में कुछ दिक्कत हो, थोड़ा जूम वूम करके पढ़ना होगा. एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट प्लेट से निकलता है, अगेन विथ नेग्लिजिबल स्पीड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u का मान आपको 0 करना होगा. और उसके बाद फिर से वही कहानी है, और इस बार सिग्मा के टर्म में आंसर नहीं दिया है. इस बार पोटेंशियल डिफरेंस दिया है दो प्लेट कैपेसिटर का. दो प्लेट, पिछला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डायरेक्ट निकल रहा था, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन यानी कि गैप 1 सेंटीमीटर दिया है. फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से बाहर निकलेगा पहले प्लेट सेकेंड प्लेट से. ये आपको ट्राई करना है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां पे कहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्पीड u को नियरली 0 करते हैं. देख लीजिए. अच्छा ये बताइए, दो प्लेट दिखाया गया है. दिस इज फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज सेकेंड प्लेट. क्या आप लोग दोनों प्लेट देख पा रहे हैं? यस सर. ठीक. बताइए चार्ज किसमें पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव है? पहला सोनू वीडियो ऑफ करो. चार्ज किसमें पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव? पहले वाले में नेगेटिव, दूसरे वाले में पॉजिटिव. पहले वाले में नेगेटिव और दूसरे वाले में पॉजिटिव. क्यों पहले वाले में नेगेटिव और दूसरे वाले में पॉजिटिव होगा? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है और उसको वो सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरफ जा रहा है सर. हाँ एकदम सही बोले. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये सेकेंड प्लेट की ओर जा रहा है, तो जरूर ये पॉजिटिव वाला इसको खींचा होगा. यही है. तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, उस फोर्स को एज यूजुअल लिखेंगे E into Q, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो हम फोर्स का मान लिख देंगे F is equal to E into Q, और तब हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फोर्स के लिए लिखेंगे कैपिटल E स्मॉल e डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये ऐसे लिख देंगे. ठीक है. सो नाउ F E हो गया, मास हो जाएगा.
यहां से आ जाएगा एक्सीलरेशन का मान। मगर सवाल उठता है ई का मान क्या होगा? बाकी तो हमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। अच्छा बता ही दीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखें? -1.6 into 10 to the power of -19 coulomb. 10 का पावर -19 कूलम. And how much is mass of electron? 9.1 into 10 to the power. 9.1 into 10 to the power of -31 kg. बहुत बढ़िया, ये दो चीज तो बहुत अच्छे से निकाल दी। ई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें? वोल्ट बाय डिस्टेंस। राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज का एक और फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है, जस्ट वेट, वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है E इंटू डी। ये कहां से आता है? ये आता है W से। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन जब एक कूलम चार्ज को मूव करते हैं तो फोर्स की जगह हो जाता है E, और जब एक कूलम को मूव करते हो तो वर्क डन की जगह हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इसी आधार पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू D। तो यहां से एक्सीलरेशन जब आपको पता चल जाता है तो आगे कौन फॉर्मूला हम यूज करना चाहेंगे? V square is equal to U square plus 2AS. V square is equal to U square plus 2AS। U square को क्या कर दें? 0। इसको 0 करके हटा दिए। चलिए, so finally V is equal to root under 2AS। अब देखिए ये 2AS जो वैल्यू है इसको हम लिखना चाहेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर 2AS में लिखेंगे रूट अंडर 2A, A is acceleration, acceleration is force divided by mass, capital E into small e divided by mass into S, S is distance। ये S distance क्या है? तो दोनों प्लेट के बीच का गैप है, जिसको कि हम यहाँ पे D डिस्टेंस से दिखा रहे हैं। ये दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच का गैप को D से दिखाए, तो यहाँ S की जगह लिख दीजिए D। अब ध्यान दीजिए, आपको एक फॉर्मूला मिला है यहाँ D इक्वल, तो चलिए काम करते हैं फिर से। ओके, सो यहाँ से E इंटू D उसके बदले में V लिख दें, V इज इक्वल टू E इंटू D। तो यहाँ से फाइनल मान आ जाएगा रूट अंडर वोल्टेज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास। आंसर इज 2.05 into 10 का होता था 6 सर। इट इज एक्चुअली 2.05 मीटर। ये है वेलोसिटी का। चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम आपको एक और तरीके से करेंगे इसी सवाल को, इतना लंबा नहीं होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट। ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, क्लास 11 में पढ़े थे, वो था वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि तुम वर्क करते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और हम लोग लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको लिखते हैं ऐसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वर्क डन का मान लिखते हैं चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है। और अब देखिए Q के जगह लिखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल,
और डेल्टा V की जगह वोल्टेज लिखिएगा और वोल्टेज का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट। ध्यान रखना एक खास चीज, यहाँ पे कैपिटल V है और एक स्मॉल v है। तो ये जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस स्मॉल v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, स्मॉल v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी एंड कैपिटल V रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कैपिटल V जो है वो वोल्टेज, दोनों चीज है यहाँ पे। एनीवे, so kinetic energy final is half m v square minus kinetic energy initial is half m into u square, मगर u का मान 0 है इसलिए इसको हटा दें और तब यहां से v का मान फिर से आ जाएगा रूट अंडर 2 into charge of electron into voltage divided by the same thing, और फिर से प्लस का मान आएगा 2.05 into 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड। सेम आंसर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। एक कहलाता है न्यूटन्स लॉ जिसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास का उपयोग किए थे, और दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दोनों तरीके से आपका आंसर सेम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। ले लिए सर, यस सर, आगे बढ़िए। Yes. ओके चलो इसको ट्राई करो। फिगर बनाइए और देखिए ये क्या है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए? जी सर। ठीक है। Yes. स्फीयर दिया है, और स्फीयर में स्फीयर का रेडियस दिया है। कितना है रेडियस स्फीयर का? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। फाइन। तो ये जो डिस्टेंस आपका दिया, रेडियस जो दिया है, ये दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा करना। ओके, दिस इज 12 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि स्फीयर अपने से सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। कितना? 21 सेंटीमीटर। यस सर। 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है वो दिया। हाउ मच इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 4.9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम।
Okay, 4.9 into 10 का power 4 Newton per coulomb. Okay, so 10 का power रुको एक 10 का power 4 Newton per coulomb. This is electric field. तो देखिए ये पॉइंट जो है वो स्फीयर से बाहर है। मान लेते हैं इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो चार्ज दिया हुआ है Q. लेट Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस स्फीयर। ये Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ये अब यदि Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज तो हम एक काम करते हैं, कहते हैं ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P स्फीयर से बाहर है, और जब पॉइंट P स्फीयर से बाहर है और तब इसका यदि हम डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से तो उसके डिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r. And yes, you can see that this small r is more than the radius of sphere. और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया कि r का मान कितना है, कहेंगे कितना है r का मान. So I can write the value of r is equal to, r का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। नहीं 21 सेंटीमीटर, फाइन, yes, so it is 21 सेंटीमीटर. Your r is 21 centimeter. R is 21 centimeter. Good. अब if point P हम यहां लिखेंगे, since P lies outside the charged sphere, चार्ज स्फीयर, इसमें शर्त है लाइज आउटसाइड का मतलब जो सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है वो बड़ा है स्फीयर के रेडियस A से, तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड. जरा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का क्या फॉर्मूला होगा? एनीवन? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ना, मुझे एक आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E is equal to सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इसको हम गलत कर रहे हैं. गलत कर दिया. हाँ, और कोई सुधारो. इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 0. एक आंसर और आया, शिवम ने कहा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 और सोनू ने उसको हल्का सा मॉडिफाई किया और उसने लिखा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. 2 का टर्म गायब. क्यों सोनू, तुमको ऐसा क्यों लगा कि 2 का टर्म नहीं रहेगा? कहीं पढ़े थे सर, इसीलिए. पढ़े थे कहीं. कोई इसको व्याख्या कर सकता है? यस सर. क्या है कहानी? सर पैरेलल प्लेट, जब जो हम लोग पैरेलल प्लेट एक बार कैपेसिटर देखे थे सर, हाँ, तो उसमें एक प्लेट यदि लेते थे तो उस पे दो तरफ निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर एक और प्लेट रख दिए तब बाहर निकलना, मतलब एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव रख दिए तो बाहर निकलना बंद हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अंदर में रह गया. उसी तरह से ये जो गोला है, गोला में इलेक्ट्रिक फील्ड सब अंदर नहीं जाएगा.
तो अंदर नहीं जाएगा तो और बाकी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है सब बाहर की तरफ निकलेगा। इसीलिए जब पहले सिग्मा बाय, यदि अंदर जाता फिर बाहर दोनों तरफ जाता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता। मगर सिर्फ बाहर की तरफ आएगा इसलिए सिग्मा बाय 2 सिग्मा, इसलिए सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होगा। ओके, ये एक लॉजिक है और ये चीज आपको बताया गया है कि कोई भी कंडक्टर है और कंडक्टर के सरफेस पे यदि चार्ज है तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की ओर निकलता है, भीतर नहीं जाएगा। और ये बाहर की ओर निकल रहा है, तब यदि आप यहां पे कोई पॉइंट लेते हो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बट नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारा एक ही तरफ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाता। ये आपको याद रखना, ये पहले भी बताया जा चुका है। इसके बावजूद भी हम इस आंसर को गलत करने वाले हैं। अब बताओ क्यों गलत करने वाले हैं? ये लॉजिक सही था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, उसके बावजूद भी हम ये आंसर गलत कर रहे हैं। क्यों? सर इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण सर। नहीं आर्यन, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई वैसा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए ध्यान दें, ये जो फॉर्मूला लागू होगा, ये फॉर्मूला सरफेस के किसी बहुत नजदीक के बिंदु के लिए होता है, ये फॉर्मूला। मगर जैसे जैसे आप दूर जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी कम होता जाता है। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर near the charge conductor, इसके लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये लागू होगा। मगर क्या ये नियर नहीं है? ये तो हमको नियर ही दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। अरे बहुत दूर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर है सेंटर से डिस्टेंस, और ये वाला R जो है वो 21 सेंटीमीटर है, ये करीब करीब डबल है। और होल स्क्वायर का टर्म आएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। सो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ये जो वैल्यू आप दिए उससे काफी कम हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। सो सिंस पॉइंट P लाइज आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला बताइए। देख लो, हम लोग चैप्टर 5 में है और ये कॉन्सेप्ट हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे और किसी को याद नहीं आ रहा है। चलिए पेज पलटिए और खोजिए और आंसर बताइए। हम ऐसे नहीं सुनेंगे, इतना तो नहीं होगा हमको बर्दाश्त। खोजिए, किताब खोजिए, घर में है, खोलिए। एक चार्ज स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, निकालिए। जरा जल्दी जल्दी, ये नहीं कि सुस्त ऐसा बैठे हुए हैं, कोई न कोई तो जवाब देगा। और आप कोई न कोई के भरोसे नहीं रहिए, अपने भरोसे रहिए। इस दुनिया में कोई न कोई भरोसे रहने वाला कुछ नहीं करता है। तुम लोग कॉपी में तो खैर फेयर नहीं किए होगे चैप्टर 3, इसीलिए कहे किताब में खोजो। ये काम करते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं,
काहे जो है सो 1 घंटा इंतजार करेंगे। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान? K कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। अच्छा, यदि यही पॉइंट P इस स्फीयर के अंदर रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आया होता? सुनाई नहीं दिया? 0 ये 0 होता। जीरो। ये बेसिकली हम लोग गॉस थ्योरम चैप्टर में पढ़े हैं। ये डेरिवेशन गॉसियन सरफेस लिए थे और स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, वही जो पॉइंट चार्ज वाला होता है, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर। और ये स्फीयर के सरफेस के निकट का पॉइंट नहीं है, ये बहुत दूर है, इसलिए हम लोग इसको कहे KQ बटे R स्क्वायर। और ये वाला जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का मान 0 होगा। एनीवे, हम थोड़ा कुछ जगह बनाएंगे, इरेज करते हैं ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का मान 0 है, मगर हम इसको मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। फाइन। अब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता चल गया फॉर्मूला, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सो यू कैन नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये चीज देख लीजिए, ये अमाउंट ऑफ चार्ज आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? E 4.9 into 10 to the power of 4 न्यूटन पर कूलम, K 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, into Q, Q is amount of charge, and Q is amount of charge और Q का मान निकालना है, सॉरी, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या ले R? 12 सेंटीमीटर। बोलो भैया। 0.12 मीटर। 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। व्हाई नॉट 12 सेंटीमीटर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सर। नहीं सर, रेडियस है सर सर सर्कल। क्योंकि आप लिखे हुए R is greater than A। जी नहीं, बिकॉज पॉइंट P का डिस्टेंस से मतलब है सेंटर से, और ये है 21 सेंटीमीटर। सो 21 इंटू 10 का पावर -2 कर दो, कोई खास बात नहीं है, इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। सो देखिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हमको कटते हुए दिख रहा है। 1 न्यूटन और 1 न्यूटन कटते हुए दिख रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और नीचे में R है KQ बाय R स्क्वायर। अच्छा ठीक है, Q तो कूलम में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 कूलम से भी कट जाएगा, एकदम बढ़िया है। सो नाउ लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ Q। सो द वैल्यू ऑफ Q इज 4.9 इंटू 10 का पावर 4 में भागा हो जाएगा नीचे 9 इंटू 10 का पावर 9 से, और देखो नीचे है ये ऊपर हो जाएगा 21 गुना 21 441 इंटू 10 का पावर -4। दैट्स ऑल, ये हो गया। अब ये 10 का पावर 4 और 10 का पावर -4 ये तो हमको कटते हुए दिख रहा है, और तब यहां से ये 441 तो 9 से कट जाएगा। चलो 9 से इसको कटाते, 9 चौके 36, 6 8 रहा, 9 नमा 81, 49 ये जाने दो। सो द वैल्यू ऑफ Q इज फाइनली, ये 10 का पावर -9 है, इधर 49 है, 49 इंटू 49 में भी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, रन दो, कोई खास बात। सो इसको रन दो, 49 इंटू 4.9 इंटू 10 का पावर -9 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू। बात की तुम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करो। कोई कॉन्फिडेंट हो आंसर के लिए तो हमको बता दो। सर 49 इंटू 49 हो जाएगा सर 2401। 2401, वेरी गुड। 49 इंटू 49 आएगा 2401। इसके बाद एक डेसिमल यहाँ कर देना था पहला अंक के बाद, इंटू 10 का पावर -9,
एक 10 से गुना कर दो, 2 तो 10 से गुना कर दो, और तब ये हो जाएगा 2.4, 2 पावर 100 कर दिए, into 10 का पावर -7, and of course unit is coulomb. Fine. So I got the amount of charge. Next part क्या था इसमें? कैपेसिटेंस। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना था। Sorry, surface charge density निकालना। तो surface charge density sigma is amount of charge present divided by surface area, that is 4 pi into a square लिखेगा। ध्यान रखिएगा a और r दो अलग अलग चीज। So it is 2.4 into 10 to the power of -7 coulomb per distance, 4 into pi into a is 12 centimeter. So 12 सेंटीमीटर को लिखो 12 into 10 का पावर -2, स्क्वायर कर देंगे बरबारी 44 से 144 गुना 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये -4 है। अच्छा ठीक है, चलो 24 है ना, ये 2.4 है ना, ठीक है, ये तो कटेगा 44 से, यानी कितना बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा। 24 छके 144, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट है, तो ये 6 बार में नहीं जाएगा, ये बल्कि 60 बार में चला जाएगा। वेरी गुड। तो 60 को 2.4 से गुना करेंगे 144 आ जाएगा। गुड। अब देखो ये 10 का पावर -4 है, इसको ऊपर करेंगे ये हो जाएगा 10 का पावर 4, ये 10 का पावर 4 और 10 का पावर -7 ये हो जाएगा 10 का पावर -3। अभी भी काम नहीं चलेगा, नीचे में 6 चौके 24, एक शून्य और है, इसको हटाओ, ये हो गया 10 का पावर -4। अब बच गया क्या? सिग्मा इज इक्वल टू 1/6 चौके 24 पाई, और ऊपर में है 10 का पावर -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो पाई को हम लिखेंगे 3.14, 24 दिया 100 के भीतर ही है। अच्छा ठीक है, तो चलो 100 से गुना करके 100 से भाग दे देंगे, और अब 100 भागा ये हो जाएगा 100 divided by 24 divided by this. So answer is 100 divided by 24 divided by 3.14. इसको जरा सा आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए हमको। 0.0132. Okay, so that comes out to be कितना? 0.0132. ना 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 ना, 100 भागा 24 भागा 3.14, इतने हमको दीजिए आप, into 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 24 तिया 75 76 77 इसी तरह से आएगा, और 100 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाउ मच? 1.326. ओके, सो इट इज Yes, sir, 1.326 into 10 का पावर -6। ये हो गया आपका आंसर। So your answer is this 1.32 into 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। Fine, this is answer. You got sigma. चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो, और आगे क्या करना था इसमें? एक और पार्ट था, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस। दैट इज इजी, ये तो आप लोग किए होंगे। सो कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें? Q into V, sorry, Q divided by V. V कहाँ है जी? बोर कर रहा है। सर सिग्मा A by D, के एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट A बाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बुक का सब। सर 4 पाई एप्सिलॉन 0 into R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 into R, ये फॉर्मूला लगेगा। इसको लिख सकते हैं R by K, इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 R को लिखो R by K। R का मान क्या लिखें? 21, 12। कोई बोलेगा? 12 सर। ये 12 लेंगे, 21 नहीं लेंगे, क्योंकि R तो डिस्टेंस है पॉइंट P का, हमको गोले का कैपेसिटेंस यानी कि स्फीयर में चार्ज स्टोर करने की क्षमता से मतलब है।
तो इसका रेडियस लेंगे, दैट इज 12 सेंटीमीटर. सो इट इज 12 into 10 का पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाय k, 9 into 10 का पावर 9 यूनिट जो भी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सब काट कूट के आंसर फराड में लिखते. सो कैपेसिटेंस इज 9 12 से भाग देंगे तो 9 सवैया 12 हो जाएगा, 1.25. 12 9 से भाग दिए, 3 बचा, 3.25. ठीक. इनटू ये 9 ऊपर चढ़ा -9, सो इट इज 10 का पावर -11 फराड. मगर जनरली जब 10 का पावर -11 के आसपास होता है तो इसको क्या करते हैं हम, 10 से भाग देके 10 से गुना कर देते. तो 10 से गुना और 10 से भाग, और ये 10 से गुना करके इसको लिखेंगे c इज इक्वल टू 12.5. ये 10 से गुना हो गया ये वाला, और ये 10 से भाग हो गया, तो ये हो गया इंटू 10 का पावर -12 फराड. तुम कहोगे सर ये क्या, आपको क्या विशेष प्राप्त हुआ? फर्स्ट अंक के बाद डेसिमल है, अच्छा तो था ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 1.25 इंटू 10 का पावर -11 फराड. मगर ये कॉमनली यूज होता है बिकॉज दिस 10 का पावर -12 इज कॉल्ड पिको. सो कैपेसिटेंस इज एक्चुअली 12.5 पिको फराड. यहाँ पे ई को हमको इरेज करना होगा. लेट मी इरेज दिस. सो द कैपेसिटेंस इज 12.5 पिको फराड. दिस इज आंसर. सर 12.5 नहीं होगा सर, 13.3 होगा. 1.34 है सर. कहाँ पे बेटा? सर 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा. ओह आई एम सॉरी, ये 1.33 आएगा ना, कोई 3 दिक्कत है ना. ओके ओके ओके, 3 चौके 12, ये गलती की है. राइट, हमको इसको इरेज करना है, ये मिस्टेक. It is 1.33, and then I will get final answer 13.3 into 10 का power -12. So capacitance is finally 13.3 picofarad. I am sorry, this is your answer, 13.3 picofarad. Okay, आगे बढ़े. जी सर. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आज एक डेरिवेशन करना है हमको. इसको बस शॉर्ट में अभी कर देते हैं, अगले क्लास में ये डेरिवेशन को फिर से कंप्यूटर से दिखा देंगे आपको पूरा डिटेल में. कंप्यूटर में सब दिख जाएगा, उसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना होगा. मगर हमको जो है सो अभी एक डेरिवेशन फटाक से करना है, बस ऐसे पासिंग 2 मिनट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं. मगर ये एग्जाम में आता है, उसका डिटेल चर्चा अगले क्लास में करें. अभी लेकिन ये डेरिवेशन करना जरूरी है. स्क्रीनशॉट ले लिए? जी सर. यस सर. ओके, देखिए मेरे पास कुछ ये सेविंग नहीं है. आप लोग ये अपेक्षा नहीं कीजिएगा कि रवि सर स्क्रीनशॉट भेजेंगे. हम इतना सारा चीज सॉफ्टवेयर एक साथ रन करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम खुद भी. आई डोंट हैव सच फीचर्स नाउ. आप रखिए. ओके, मेरे पास एक सिनेरियो है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर. ये हम लोगों को लिखना है, ये डेरिवेशन करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी stored in a charged capacitor. मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट को जरूर एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर का फॉर्मूला या वैल्यू पता होगा. कोई हमको बताएगा क्या होता है? हाउ मच इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर? फॉर्मूला Sir, Q equal to C into V. U is equal to half CV square. Energy stored is E is equal to half C V square. ये फॉर्मूला है, हम इसको अभी डिराइव करेंगे. ये चीज आपको देखना है. चलिए आपको दिखाते हैं. इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक
प्लेट है कैपेसिटर का, ऑफ कोर्स एक और प्लेट है कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के प्लेट में कुछ चार्ज मौजूद है. So how much charge? Some positive charge. So let me show some positive charge. So it contains certain amount of positive charge. And this plate contains some amount of negative charge. यहाँ पे जो चार्ज मौजूद है, इस चार्ज का वैल्यू हम लिखेंगे प्लस Q, और इस चार्ज का जो वैल्यू है इसको लिखेंगे माइनस Q. अब इस दोनों में चार्ज रहने की वजह से इस दोनों प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा V. सो इट इज डेल्टा V, और डेल्टा V का मान होगा Q by C, where C is capacitance of plate. क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है Q is equal to CV, इसलिए डेल्टा V is equal to Q by C. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर. बाकी Yes, लोग sir. किसी मोमेंट में consider the capacitor contains charge Q at any instant. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कैपेसिटर Q चार्ज को कंटेन करता है. उस सिचुएशन में हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, potential difference between the plates, इसका मान है डेल्टा V इज इक्वल टू Q बाय C. और तब ये जो वैल्यू है ये आपको यदि पता चल गया तो एक काम करते हैं, हम इसको चार्जिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में थोड़ा सा चार्ज dq को ट्रांसफर करते हैं. या तो जब आप dq को ट्रांसफर करोगे तो इसमें थोड़ा चार्ज और प्लस में बढ़ जाएगा dq, क्योंकि आपने इसको चार्ज दिया, और इसमें थोड़ा चार्ज माइनस में बढ़ जाएगा क्योंकि इससे चार्ज लिया. ये एक मूल बात है जो आपको जानना है. एक में चार्ज बढ़ा कैसे बढ़ा और एक में चार्ज बढ़ा कैसे बढ़ा. तो देखिए, तो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? चार्जिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप दो प्लेट आपके सामने में रहता है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है. शुरुआत में वो अनचार्ज्ड है, और उसके बाद आप एक प्लेट से दूसरे में चार्ज थोड़ा सा ट्रांसफर किए dq, तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज प्लस dq, और यहां पे आ गया निकला चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ये हो गया माइनस d. और ये प्रक्रिया जारी रहता है, ये प्रक्रिया जारी रहता है. धीरे धीरे मान लो फाइनली इसके पास में चार्ज जमा हो गया कैपिटल, यहां पे चार्ज जमा हो गया कैपिटल, और यहां पे चार्ज जमा हो गया माइनस ऑफ कैपिटल. जब कैपिटल Q चार्ज जमा हो गया तो इसको कहते शुरुआत में लिखे थे अनचार्ज, और ये है फुल्ली चार्ज. ये फुल्ली चार्ज. तो फुल्ली चार्ज होने तक आप कंटिन्यूअसली नीचे वाले प्लेट से ऊपर वाले प्लेट में कुछ ना कुछ चार्ज का ट्रांसफर करते हो, और वो चार्ज को ट्रांसफर करने में आपको कार्य करना होगा. कहते हैं कितना कार्य? थोड़ा सा dq चार्ज को लेके जाने में जो कार्य करना होगा. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर dq charge from lower plate या bottom plate, लोअर ही रहने दो,
लोअर प्लेट टू अपर प्लेट। कितना कार्य करना होगा इसको कहेंगे डेल्टा। और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा। चार्ज कितना लेके गए, डी क्यू चार्ज लेके। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्यू बाय सी, ये डेल्टा डब्ल्यू। अब यदि ये डेल्टा डब्ल्यू है तो ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे। तो लिखेंगे टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन टू कंप्लीटली charge the capacitor. Total work done to completely charge the capacitor. तो इसको लिखेंगे W total is integration of delta W. इसको इंटीग्रेट करें। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इधर मूव कर जाते हैं, उधर मेरा चेहरा दिख रहा हो। इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां लिखेंगे Q by C dq। चार्ज Q वेरिएबल है और कैपेसिटेंस C कांस्टेंट। तो लोअर लिमिट लिखेंगे Q शुरू में 0 था क्योंकि ये अनचार्ज था, और बाद में Q जो है सो कैपिटल Q हो गया जब वो फुल्ली चार्ज हो गया। और ये C जो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A by D, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे Q dq को, तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या चीज का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यही होता है, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ q dq मतलब यहाँ q का पावर 1 है, ये हो जाएगा q का पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2। ये याद रखिए। और जब q स्क्वायर बाय 2 आ गया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखेंगे 1 बाय c कांस्टेंट, और तब यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट लिखिए कैपिटल Q, लोअर लिमिट लिखिए 0। इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करेंगे 1 बाय c बाहर और q स्क्वायर अपर लिमिट बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0। थोड़ा उंगली से जूम करके चेक कर लेना, दिख जाएगा तुमको क्या हम दिखा रहे हैं। सो ये हो गया आपका 1 बाय c q स्क्वायर बाय 2। सो फाइनली जो आपका एनर्जी स्टोर आएगा कैपेसिटर में, वो कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर हम यहाँ पे लिख देते हैं U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2c। और इसी Q को यदि आप C इंटू V से रिप्लेस करोगे तो इसी U का मान आ जाएगा 1 बाय 2 C V स्क्वायर। चलो, हमको जो करना था हम कर दिए, थोड़ा जल्दीबाजी में किए हैं, डोंट वरी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फिर से अगले क्लास में थोड़ा ठंडे दिमाग से करें। कुछ पहलू चर्चा करें, लेकिन आज करना था ये इसलिए किया। हाँ बोलो सर, लिमिट कैसे लेंगे? लिमिट का मतलब है कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक सर वहाँ पे चार्ज वेरिएबल है Q। तो Q का मान शुरुआत में 0 था जब ये कैपेसिटर अनचार्ज, अब बाद में चार्ज होते होते इसमें आ गया कैपिटल Q चार्ज और इसमें आ गया माइनस कैपिटल Q चार्ज। तो लिमिट लिखे 0 से लेकर के कैपिटल Q। किसका लिमिट? चार्ज Q का लिमिट। जी सर। और कुछ? सर मेरा एक छोटा सा डाउट है कि हाँ बोलो। जैसे होता है ना सर, कोई एटम या मॉलिक्यूल चार्ज ट्रांसफर करता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और जो लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज। कहाँ? हम पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफर किए, तो जिसको पॉजिटिव चार्ज दे उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। हम नहीं जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ऐसा हम कुछ नहीं पढ़ा, हम चार्ज ट्रांसफर किए। ठीक सर। और कुछ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप देखिए, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, डोंट टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई डोंट नो, आपको पढ़ा चुके हैं अलग से। और कोई इशू? We always transfer positive charge। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही कॉन्सेप्ट रहेगा, नेवर टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते ही नहीं है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट पे चलता है मामला, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस Q के ट्रांसफर पे बेस्ड है।
हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास एंड करेंगे। वीडियो ऑन कर दो। सुप्रिया, सोनू, भव्यम, अंशिका, नयन। अंशिका तो एकदम सो के उठी है लग रहा है। आर्यन, मयंक, राका, सारा, सारा क्या लिखा है रे नाम? वीडियो ऑन करो। राका हिंदी माध्यम बैच का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में आया है, वीडियो ऑन नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। सोनू एकदम अंधेरा में बैठा है, क्या क्या प्रॉब्लम है जी? ओके, सबको गुड डे, थैंक यू। मीटिंग एंड कर रहे हैं। कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम? मीटिंग एंड करें? वेलकम, वेलकम। Thank you, sir. मीटिंग एंड कर रहे हैं।